हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो? बढ़िया से पढ़ाई चल रही कि नहीं? पढ़ाई कैसे चल रही? पढ़ाई बढ़िया से चल रही कि नहीं? देखो बेटा, अब तुम्हारे प्रैक्टिकल तो हो गए हैं, ठीक ना। प्रैक्टिकल अब क्या हो गए हैं। अब तुम्हारी टेंशन लेनी है एग्ज़ाम की। टेंशन नहीं, टेंशन मत बोलो, इसको बोलो थोड़ा एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक। अब एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा, प्रैक्टिकल हो गए अच्छे से। जैसे प्रैक्टिकल हुए हैं वैसे ही एग्ज़ाम हो जाने चाहिए अच्छे से। प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होती, मैंने पहले से बता दिया। तो प्रैक्टिकल की ज़्यादा टेंशन मत लेना। जिसके नंबर चढ़ने से चढ़कर चले गए कॉलेज से, ठीक। अब प्रैक्टिकल का कुछ नहीं बचा तुम लोगों का, अब तैयारी बची है तुम्हारी एग्ज़ाम की। इसलिए अपना सारा फोकस, सारा समय किस पर ले दीजिए? एग्ज़ाम पर। एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई करिए। तो देखो, तुम्हारे लिए आज हम लेकर आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। किसके लिए? फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, यानी जो आई.टी.आई फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं ना भैया, इनके लिए लेकर आए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। और ये रिवीजन क्लास है। कौन सी रिवीजन क्लास है? क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासें हम बता चुके हैं, ठीक। जो व्यक्ति इससे पहले की क्लास ना देखा हो, वो जाकर इससे पहले की क्लास यानी हमारे यूट्यूब चैनल की कौन सी प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक। सारी की सारी क्लासें पड़ी हुई प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगी प्लेलिस्ट में, ठीक। उसमें बहुत सारी मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी, ठीक, क्योंकि हम पढ़ा रहे थे कंटिन्यू, ठीक। जो भी बच्चा ना देखा वो जाकर देख ले, ठीक। इस देख लोगे ना बेटा तो ये तुमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम तुम्हारे सर पर आ चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो ये रिवीजन क्लास है 4। इसमें हम 25 क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो भी कैसे? टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत ज़रूरी। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो पहले से पूछे गए, यानी जिसको बोला जाता है जो पहले पूछे गए क्वेश्चन है वही मैं रिवीजन यहाँ करा रहा हूँ। और जबकि कुछ क्वेश्चन मैंने नए बनाए हैं, ठीक। कुछ पुराने कुछ नए मिलाकर मैंने 25 क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 25 क्वेश्चन आते हैं भैया, ठीक। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, तो हो जाते हैं 50 नंबर, ठीक। 50 नंबर के होते हैं। इसमें से तुमको 17 नंबर लाना पड़ेगा, 17 नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 17 नंबर से तुम्हारे कम नंबर हो जाएंगे तो तुम फेल हो जाओगे भैया। क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे, ठीक। इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। 50 नंबर में से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो कुल मिलाकर 50 नंबर हो गए, जिसमें से तुमको 17 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये रहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है कि विच इज अ साइलेंट लेटर इन द वर्ड। यानी जो आंसर लिखा है ना भैया, इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता, आंसर। ऐसे ही तो पढ़ा जाता आंसर, यानी इसका मतलब होता है उत्तर। इसका मतलब क्या होता है? उत्तर, ठीक। कहता है जो आंसर लिखा है ना, इसमें कौन सा एक वर्ड है, ठीक, लेटर है। ये वर्ड जो लिखा हुआ आंसर, इसमें से कौन सा एक लेटर है जो क्या है? साइलेंट है। साइलेंट का मतलब चुप, ठीक। बताइए इसमें कौन सा लेटर साइलेंट है? तुरंत बताइए। इसको लिखा जाता है आंसर, ठीक। इसमें से बताइए कौन सा लेटर साइलेंट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आर साइलेंट है, ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी ई साइलेंट है, ऑप्शन नंबर सी एस साइलेंट है, ऑप्शन नंबर डी ई साइलेंट। बताइए कौन सा इसमें से साइलेंट है? तो ये क्वेश्चन छोड़ दूँ, ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। कौन सा साइलेंट लेटर है? कर लोगे कि नहीं? कर लो तो तुरंत जवाब कमेंट बॉक्स में दो। अगर ना कर पाओ तो इसका जवाब दें। बताइए भैया, इसका कौन सा अक्षर साइलेंट है? देखो बेटा, यहाँ देख लो, ये ई नहीं है, यहाँ ई है, यहाँ ये डब्लू है, ठीक। ई यहाँ भी यही है, तो ये जो साइलेंट लेटर है डब्लू, ये साइलेंट है। ये क्यों? क्योंकि लिखा जाता है आंसर। इसमें डब्लू का कहीं प्रयोग ही नहीं दिख रहा है, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी डब्लू है, ई नहीं डब्लू है बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये अंग्रेजी साक्षरता से लिया गया है, क्योंकि अंग्रेजी साक्षरता से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेजी साक्षरता पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही टॉपिक है अंग्रेजी साक्षरता, यानी फर्स्ट मॉड्यूल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट वर्ड। यानी इसमें से करेक्ट वर्ड, जो 4 वर्ड दिए इसमें से फिल करना। यहाँ दे स्पेस, यानी यहाँ फिल करना गुड फ्रेंड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज, ऑप्शन सेकंड एम, ऑप्शन थर्ड आर, ऑप्शन फोर्थ वाज। कहता है दे मीन्स वे, गुड मीन्स अच्छे, फ्रेंड्स मीन्स दोस्त।
वे अच्छे दोस्त। कैसे? आर, आर मीन्स हैं, यानी दे आर गुड फ्रेंड्स, यानी वे अच्छे दोस्त हैं। वे अच्छे फ्रेंड्स यानी दोस्त हैं, तो इसमें आर फिल होगा, दे आर गुड फ्रेंड्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है हमारा ड्रेस कोड, यानी जो पोशाक संहिता है, जो पोशाक मतलब जो हम पहनते हैं बेटा। ठीक। इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन और पूछा गया है आगे चलकर, पोशाक संहिता से एक क्वेश्चन और पूछा गया है। यानी पोशाक संहिता होती है जब कहीं हम इंटरव्यू फेस करने जाते हैं, कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, ठीक ना। तो हमारे जो कपड़े होंगे भैया, कपड़े कैसे होंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, ठीक, इसके लिए एक संहिता बनाई गई कि बताया गया कि पोशाक हम कैसे पहनेंगे, कपड़े कैसे पहनेंगे इंटरव्यू, उसको बोला जाता पोशाक संहिता। ठीक। कहता हमारा ड्रेस कोड यानी पोशाक संहिता संप्रेषण का एक उदाहरण है, यानी हम कैसे कपड़े पहने हैं, यानी हमारे जो कपड़े हैं ना, हमारे जो कपड़े हैं वे किस टाइप के संप्रेषण के उदाहरण हैं, किस प्रकार के संप्रेषण के उदाहरण हैं। ऑप्शन फर्स्ट मौखिक, क्या जो हमारे कपड़े हैं मौखिक संप्रेषण के उदाहरण हैं। सेकंड अमौखिक, यानी अमौखिक के। थर्ड लिखित। फोर्थ उच्चारित। तो बताओ ये जो हम यहीं कहीं जाते हैं, कपड़े देखो बेटा, ये देखो ये लेडी बैठी हुई है, ठीक, इंटरव्यू के लिए, तो इसके जो कपड़े हैं, कपड़े देखकर आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है। ठीक। तो ये अमौखिक संप्रेषण के उदाहरण है, किसके? अमौखिक के। ठीक। मौखिक का मतलब जो हम बोल कर करते हैं उसको मौखिक संप्रेषण बोला जाता है, जैसे हम बातचीत कर रहे हो, दो लोग बातचीत कर रहे हो, ठीक ठीक, इन दोनों के बीच जो बातचीत होती है तो उसको बोलते हैं कौन सा, ये देखो मौखिक संप्रेषण होता है। जब बातचीत करके फ़ोन पे कॉल पे बात होती है या बोल कर बात होती है तो उसको मौखिक संप्रेषण बोलते हैं। ठीक। अमौखिक मतलब जो मौखिक के द्वारा ना हो, ठीक, उसको जैसे हम कपड़े कैसे पहने, हम कैसे चलते हैं, हमारी चाल ढाल कैसे, ये सारे के सारे अमौखिक संप्रेषण में आ जाते हैं। लिखित का मतलब जैसे हम लिख कर देते हैं, हम कैसे लिखते हैं, ठीक, ये सब कुछ लिखित संप्रेषण में आ जाए। उच्चारित का मतलब जो उच्चारण करते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक कंप्यूटर के 3 भाग हैं, यानी कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, कौन कौन? इनपुट, आउटपुट यूनिट और का मतलब यहाँ फिल करना, और 3 भाग होते हैं। तो भैया एक को बोलते हैं इनपुट, एक को बोलते हैं आउटपुट, और तीसरे को क्या बोलते हैं बताना है। ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सेकंड सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट, ये कुछ कंप्यूटिंग होता नहीं। सेंट्रल मेमोरी यूनिट, ये भी नहीं। सेंट्रल प्रिपेयरिंग यूनिट, ये नहीं। तो जो कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। ठीक, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कई बार फुल फॉर्म पूछा गया। ठीक, ना पता हो तो याद कर लीजिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भैया पीछा नहीं छोड़ता एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। इसके और 2 भाई हैं, कौन से? एक को बोला जाता है लायन, एक को बोला जाता है लायन, एक को बोला जाता है मैन। ये भैया 3 भाई हैं, लायन, मैन और वैन, ये 3 भाई हैं। ये जुड़वा नहीं, तिड़ुआ भाई हैं। अगर 2 होते तो उनको जुड़वा बोलते हैं, ये तिड़ुआ भाई हैं, 3 भाई हैं। ये तीनों भाई पूछे जाते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। इसमें देखो कहीं लायन का पूछ लेगा, कहीं मैन का पूछ लेगा, कहीं वैन का पूछ लेगा, इसलिए तुमको तीनों जरूर याद होने चाहिए। इसके फुल फॉर्म भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक। तो इसमें पूछा गया वैन का फुल फॉर्म मतलब बताना है। तो बताओ बेटा, पता है कि नहीं? ऑप्शन फर्स्ट कहता है विनिंग एंड नेटवर्किंग, ऑप्शन सेकंड कहता है विंडो एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन थर्ड कहता है वाइड एक्सेस नेटवर्क, ऑप्शन फोर्थ कहता है वाइड एरिया नेटवर्क। बताइए वैन का फुल फॉर्म क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ही देना होगा। वैन का देना होगा, मैन का देना होगा और लायन का देना होगा। इन तीनों का जवाब कहाँ देना है? इसका जवाब जो है आंसर कहाँ देना बेटा? कमेंट बॉक्स में देना। पता है कि नहीं? पता है, मैं इतनी बार बता चुका हूँ, तीनों का कई बार मैं बता चुका हूँ। इन तीनों का जवाब तुरंत कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। देखो कमेंट बॉक्स में जवाब देने का मतलब होता है, कमेंट करने का मतलब होता है तुमको याद हो जाएगा। तुम बेटा पहले हमारे कमेंट में लिखोगे कि नहीं, उसके बाद उसको पढ़ोगे। तो देखो तुम लिखोगे और पढ़ोगे दोनों एक साथ हो रहा है, लिखना पढ़ना एक साथ हो रहा है, तो तुमको याद हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ उसका जवाब कहाँ देना? कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। लायन, मैन और वैन।
इन तीनों का जवाब फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि संस्था की प्रमुख बाधा है, संप्रेषण की प्रमुख बाधा है। भैया कौन सी संप्रेषण? संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने विचार, भावनाएं इत्यादि का एक दूसरे के साथ क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। ठीक, तो उसको बोले जाते हैं संप्रेषण, जिसको कम्युनिकेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, मतलब जब हम अपने दोस्त, देखो ये देखो नहीं, ये अपनी बातें बता रहा है इसको, ये लड़की इसको अपनी बातें बता रहा है, ए बी को बता रहा है, बी ए को बता रहा है, एक दोनों के बीच क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं संप्रेषण हो रहा है, बातचीत हो रहा है। अब जानते हो संप्रेषण का, तुम्हारी एज है, तुम जानते हो अच्छी तरह संप्रेषण का मतलब क्या होता है। ठीक, इस फिगर से समझ रहे हो ना? तो कहता है संप्रेषण की प्रमुख बाधा। इसने बाधा पूछ रहा भैया क्वेश्चन में, फिगर पे नहीं चलते हैं, बाधा पे चलते हैं कि संप्रेषण की बाधा क्या है। बाधा का मतलब रुकावट, किसके कारण हमारा संप्रेषण सही से नहीं हो पाता है। रुकावट क्या है? संस्थागत आकार। संस्थागत का आकार का मतलब होता है कि कई सारे लोग हों, ठीक है, कई सारे लोग हों, उनके बीच जो बातचीत होगी तो उसमें क्या होगा? कभी कभी बाधा हो जाएगी। कैसे बाधा हो जाएगी? बाधा ऐसे हो जाएगी कि कुछ लोग कुछ कहेंगे, कुछ लोगों तक कुछ पहुँचेगी, खबर कहीं और पहुँच रही है, कुछ और बताया जा रहा है नीचे तक। यहाँ मान लीजिए कोई मैनेजर बैठा, वो इन लोगों को खबर दे रहा कि ये करो, इन लोग अपने आसपास के नीचे वाले खबर देते हैं, लेकिन खबर में क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है। तो ये क्या है? संस्थागत बाधा है। संस्थागत बाधा है, यानी संस्था जब बहुत बड़ी हो जाती है, जो बातें की जाती है वो बातें नीचे धीरे धीरे आती हैं यहाँ पहुँच तक। ठीक, तो ये बाधा संस्थागत बाधा संप्रेषण में एक होती है। एक होती भाषागत बाधा। भाषागत का मतलब ये भैया जो झुन्नू लाल हैं, ये हिंदी जानते हैं, ये हिंदी ही बोल सकते हैं, ये जो हैं ये इंग्लिश ही बोल सकती हैं, तो इनके बीच क्या संप्रेषण हो सकता है? क्या एक दूसरे से बात हो सकती? नहीं हो सकता। एक लोग हिंदी जानते हैं, एक लोग अंग्रेजी जानते हैं, तो संप्रेषण नहीं हो सकती। या फिर हम ऐसे कहें, कोई हिंदी जानता हो, कोई तमिल जानता हो या पंजाबी जानता हो, तो क्या हम पंजाबी वाली भाषा इतनी सही समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते हैं। ना वो हमारी हिंदी समझ पाएंगे, ना हम उसकी तेलुगु पंजाबी समझ पाएंगे। तो ये क्या है? ये भाषागत वो समस्या है। संप्रेषण में भाषागत समस्या होती है। इसका मतलब होता है संप्रेषण करने के लिए दोनों का एक ही भाषा होना आवश्यक है, यानी ये हिंदी बोल रही तो ये भी हिंदी बोलेगा, तभी तो कम्युनिकेशन बन पाएगा, बातचीत बन पाएगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन हो गया, भाषागत समस्या हो गई। थर्ड है मानसिक स्तरीय भिन्नता, यानी हाँ भैया मानसिक स्तरीय भिन्नता भी होती है। इसमें मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, और कोई एक छोटा सा बच्चा है, वो कक्षा 2 में पढ़ रहा है, छोटा सा बच्चा, और ये ग्रेजुएशन कर चुका है। ठीक, या हम मान लेते हैं ये पीजी या ग्रेजुएशन कर चुका है, तो इनके बीच जो मानसिक स्तर होगा, क्योंकि इसको मान लीजिए इसका मानसिक स्तर बहुत छोटी छोटी सोचें हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी सोचें हैं, क्योंकि ये पीजी कर चुका, ग्रेजुएशन कर चुका है, तो इसमें अंतर हो जाएगा। तो मानसिक स्तरीय भिन्नता यानी सोचने समझने में दोनों में अंतर होता है। हर व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है, तो ये भी एक संप्रेषण का समस्या है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया भी है क्वेश्चन कि नहीं? अगर समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया तो बोल दो हाँ सर आ गया है, एस समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, बहुत पीछा किया है इसने। एसएमएस का पूरा नाम, एसएमएस का है, एटीएम का है, और केवाईसी का है, और सीडो का है। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आईएलओ का है, इन सब का पता है? एसएमएस का पूरा नाम पता है? कमेंट बॉक्स में दो। देखो मैंने इतने लिख दिए। एसएमएस का पता हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। एटीएम का पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। केवाईसी का पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सीडो का पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और आईएलओ का पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और एक होता है सीसीटीवी, भैया ये भी पूछा जाता है। सीसीटीवी का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन पे। कहता है एसएमएस का तात्पर्य है स्मॉल मैसेज सर्विस, स्मॉल मेल सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मेल सर्विस। तो बताइए भैया एसएमएस का फुल फॉर्म। तो इसका जवाब तुमको कहाँ देना है? इसका आंसर तुमको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो तीन देखो कितने क्वेश्चन मैंने दे दिए। इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मैंने कितने दे दिए? एक तो तुम्हारा क्वेश्चन ये हो गया एसएमएस का, दूसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा एटीएम का, तीसरा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा सीडो का, ये क्वेश्चन भी भैया पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा केवाईसी का, पांचवा क्वेश्चन हो गया सीसीटीवी का, छठा क्वेश्चन हो गया
ILO, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये मैंने 6 क्वेश्चन दे दी। और एक होता है 7 DGT का। और एक क्वेश्चन जो तुम्हारे इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया इस बार, क्या पूछा गया, हमने देखा था ये यहाँ जब वाइवा हो रहा है, पूछा गया था ITI का पूरा नाम। ये भैया अभी जो इंटरव्यू हुआ था, वाइवा हुआ था तुम लोगों का, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, AC और DC का पूरा नाम, ठीक। और यहाँ तक पूछा गया था कॉलेज का नाम, यानी किस स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल का नाम। एक बच्चे से पूछा था, उसने अपने स्कूल का नाम ही नहीं बता पाया। तो बताइए भैया स्कूल का क्या नाम है, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो स्कूल का नाम क्या है। तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब दी, पूरा नाम लिखना, शार्ट में मत बताना, स्कूल का क्या नाम। ये 10 क्वेश्चन तुमको कमेंट बॉक्स में जवाब देने, दे दोगे कि नहीं, हाँ या ना। पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो दे देंगे, ठीक। इस जितने 10 क्वेश्चन अभी बताएं, इसमें से तुम चाहे नोट कर लो, पक्का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी कार्य के प्रति निष्ठा कहलाती है। किसी कार्य के प्रति निष्ठा क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। निष्ठा का मतलब होता है भैया, निष्ठा का मतलब होता है कि मेहनत से लगे रहना, मेहनत से लगे रहना, ठीक। जैसे कुछ लोगों की निष्ठा ईश्वर में होती है, कुछ लोगों की कहीं होती है, सबके अलग अलग निष्ठाएं होती हैं, ठीक। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है आत्मविश्वास, सेकंड ऑप्शन कहता है प्रतिबद्धता, थर्ड ऑप्शन कहता है बुद्धिमत्ता, फोर्थ ऑप्शन कहता है वफादारी। निष्ठा का मतलब होता है प्रतिबद्धता, यानी हम बहुत मेहनत से लगे हुए हैं, प्रतिबद्ध हैं कि ये जब तक ITI अच्छे नंबर से पास नहीं हो जाएंगे भैया, तब तक हम पढ़ना बंद नहीं करेंगे, ठीक है। हम रील नहीं देखेंगे, यूट्यूब ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं देखेंगे, ठीक। हम जब तक कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम रील्स नहीं देखेंगे, मोबाइल पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगी प्रतिबद्धता, ठीक, कि मैंने हाँ आज से निश्चय कर लिया। जैसे तुमको मैंने कहानी सुनाई थी कि नहीं, प्रतिबद्धता वाली, कौन सी, दशरथ मांझी वाली, ठीक। उन्होंने क्या कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो ये निष्ठा किस, दशरथ मांझी क्या थे, प्रतिबद्धता थी, ठीक, यानी उनकी निष्ठा भी थी, ठीक। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। फिर से देखो, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, किससे, पोशाक संहिता से, यानी ड्रेस कोड से। यानी हम कहीं इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे, इसके लिए एक संहिता बनाई गई है, ठीक। कि हम कहीं इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो हम रंग बिरंगे लाल पीले हरे नीले गुलाबी, ठीक, ये कपड़े नहीं पहन के जाएंगे। हम कैसे, साधारण कपड़े पहन के जाएंगे, सिंपल से, साधारण, यानी जिसको बोलते हैं फॉर्मल, ठीक। ऑप्शन फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन कहता है कि महिला के व्यवसाय साक्षात्कार को फेस करते समय, यानी कहीं कोई, ये देखिए लेडीज़ है, ठीक, ये पिक है, IAS के इंटरव्यू देने गई थी लेडी, उसकी पिक है, ठीक। ये कहते हैं महिला के व्यवसाय साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू को फेस करते समय निम्न में से कौन से गुरुमुख मानक नहीं है, मानक सही है, कौन से उसको क्या चीज़ पहनना चाहिए या क्या होना चाहिए एक मानक के अनुसार। ऑप्शन फर्स्ट कहता फॉर्मल साड़ी, हाँ, यानी इंटरव्यू के दौरान हम इधर उधर और सारे कपड़े नहीं पहन के जाएंगे कि जो मन में आए पहन के जाएंगे। हम कैसे कपड़े पहन के जाएंगे, फॉर्मल साड़ी। कहीं भी अगर लड़की है, कहीं कहीं इंटरव्यू जा रही है देने, तो कैसे कपड़े पहन के जाएगी, अधिकतर देखो बैठी कि नहीं, ये लेडी बैठी है कि देखो साड़ी पहने हुई, फॉर्मल साड़ी पहने हुई है, ठीक। ऐसा नहीं कि लाल पीले हरे गुलाबी, ये देखो फॉर्मल कलर से बिल्कुल मैच होना चाहिए, यानी ज़्यादा चटक भटक वाला कलर, चटक मटक वाला कलर नहीं होना चाहिए। फॉर्मल साड़ी पहन के जाना चाहिए। भारी ज्वेलरी, भैया इंटरव्यू के दौरान कभी भी भारी, किसी लेडी अगर इंटरव्यू जा रही देने तो भारी ज्वेलरी यानी सोना चांदी गहरे इत्यादि लाद कर नहीं जाना चाहिए। अत्यधिक मेकअप, यानी ज़्यादा मेकअप भी लगा कर नहीं जाना चाहिए। नाखून कला, यानी नेल पे भी बहुत ज़्यादा नेल पॉलिश नहीं लगा कर जानी, ठीक। क्या पहन के जानी, यानी फॉर्मल साड़ी पहन के जानी इंटरव्यू के दौरान, किसको, किसी लेडी को, ठीक। ये पोशाक संहिता से है, अभी बताया था ना, पोशाक संहिता, यानी हम जब भी इंटरव्यू के दौरान जाएंगे तो हम कैसे कपड़े पहनेंगे, फॉर्मल, यानी सर्वसाधारण वाले सिंपल से कपड़े पहन के जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनो। आप कैसे हैं, ये व्यक्ति बैठा है,
ठीक, ये देखो एक व्यक्ति यहाँ बैठा, एक व्यक्ति यहाँ बैठा। ये इससे पूछ रहा है, लड़का जो लड़की से पूछ रहा है कि आप कैसे हैं। ठीक, ये लड़का पूछ रहा है, यानी एक लड़का है यहाँ, ठीक है, ये लड़का है। देखो मैंने मांग निकाल दी। कौन लड़का, नाम बताओ। एक लड़की, ये बड़े बड़े बाल रखा है, देख लो लड़की, ये लड़की, ये ए है, ये बी है। तो ये लड़का लड़की से पूछता है कि आप कैसे हैं, तो लड़की क्या जवाब देगी, उसके वो क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन कहता है कि आप कैसे, अगर कोई तुमसे पूछ ले आप कैसे, तो तुम क्या जवाब दोगे। ऑप्शन फर्स्ट कहता है बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं, यानी हम जवाब उससे कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है धन्यवाद और आप कैसे, यानी हम उससे कहेंगे धन्यवाद और आप कैसे हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है आप ही की तरह, यदि कोई हमसे पूछ ले कि तुम कैसे हो, तो हम कहेंगे आप ही की तरह, क्या ऐसे कहेंगे क्या। और ऑप्शन नंबर डी कहता है छुट्टी पर और आप कैसे, यदि कोई हमसे पूछ ले कैसे हो, तो हम कहेंगे छुट्टी पर हैं, आप कैसे हैं। तो बताइए बेटा कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाब दे पाओगे कि नहीं, ये सिंपल से सवाल है भैया। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप कैसे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका जो आंसर कहाँ देना भैया, ये बहुत ईजी वाला बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब कहाँ देना, आंसर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, ठीक, चलो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, ये किसका क्वेश्चन है, ये संप्रेषण का है। अभी संप्रेषण बताया था नहीं, जब हम अपनी भावनाओं विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उसको संप्रेषण बोलते हैं। ये देखो, ये अपनी भावनाओं, ये इसके साथ शेयर कर रहा है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है। ठीक, दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तुम भी एक दूसरे के साथ खूब शेयर करते हो ना रात में, ऐसा मत करना, अब एग्जाम का टाइम है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सी हानि स्वरोजगार के लिए होती है, यानी कोई व्यक्ति है जो स्वरोजगार करना चाहता है तो उसको कौन सी हानि उठानी पड़ती है, क्वेश्चन कहता है फर्स्ट। यानी मान लीजिए आप कोई स्वरोजगार, अपना रोजगार करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी हानि होने की संभावना रहती है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है वह स्वयं मालिक होता है। हाँ भैया, हम अगर अपना रोजगार लगा रहे हैं तो हम मालिक होते हैं। ठीक है, तो ये लाभ नहीं, ये हानि नहीं, ये लाभ है भैया, हम अपना मालिक होते हैं। ठीक, ये लाभ है, ये यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है हानि। सेकंड ऑप्शन कहता है वह स्वतंत्र होता है, ये भी लाभ है। हाँ, हम स्वतंत्र होते हैं, हम किसी के ऐसा मर्जी नहीं कि हम अपने टाइम से आएंगे टाइम से जाएंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि जो कोई दूसरा व्यक्ति कहे उसी अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक, वह अपने व्यापार का लीडर होता है। हाँ भैया, जैसे आप कॉलेज में देख लीजिए, जब मैनेजर सर हैं वो क्या अपने मालिक हैं, स्वतंत्र हैं, जब टाइम होता है तब आते हैं, वो अपने स्कूल के क्या हैं, लीडर हैं। ठीक, तो ये लाभ हैं भैया। वो पूछ रहा था हानि, उसकी आय गारंटी वाली नहीं होती। हाँ भैया, उसकी आय जो होती कैसे, गारंटी नहीं होती कि हर महीने 25,000 ही तुमको बचत होंगे या 2.5 लाख ही बचत होंगे। ठीक, कभी 2.5 लाख भी बच सकते हैं, कभी 3 लाख भी बच सकते हैं, हो सकता है कभी 1 लाख ही बचे। ठीक, उसकी आय क्या होती है, गारंटी युक्त नहीं होती है, कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी लाभ भी हो सकता है। तो ये इसका क्या है, स्वरोजगार की हानि है। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ईजी है लेकिन ये सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कौन सा एक सीधा प्रमोशन तकनीक है, यानी डायरेक्ट प्रमोशन तकनीक कौन सी है। प्रमोशन तकनीक 2 टाइप की होती हैं, एक होता है सीधा यानी डायरेक्ट, एक होता है अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। जो सीधा होता है उसको बोलते हैं विज्ञापन के द्वारा, जो सीधा प्रमोशन के लिए हम क्या लगाते हैं, विज्ञापन लगाते हैं। इनडायरेक्ट होता है उसको मतलब होता है ग्राहक सेवा, यानी कहीं हम ग्राहक सेवा अच्छे से करेंगे तो हमारे जो कार्य होगा उसका प्रमोशन होता चला जाएगा, लोग ज़्यादा जुड़ते चले जाएंगे। ठीक, तो कहता है सीधा प्रमोशन तकनीक है। बताइए, आप भी बता दिए ना, विज्ञापन, ग्राहक सेवा, लोगों से संबंध, समुदाय से अच्छी पहचान। तो बताइए सीधा प्रमोशन तकनीक कौन सी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विज्ञापन। जो ग्राहक सेवा है ये अप्रत्यक्ष है यानी इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष प्रमोशन तकनीक। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भैया, अभी सीडो का फुल फॉर्म बताए थे कि नहीं, पूछे थे कि नहीं, सीडो का फुल फॉर्म पूछे थे कि नहीं, बताया था कि नहीं, कब, जब 10 क्वेश्चन दिए थे कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। देखो सीडो था, ये देखो सीडो क्वेश्चन पूछा हुआ, कहता है सीडो का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन थर्ड स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन फोर्थ स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये है भैया सीडो, ये देखो लिखा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी छोटी और मध्यम आकार के जो औद्योगिक होते हैं उनको क्या देना, उनका हेल्प देना, यानी सहायता करना। जो छोटे व्यापारी लोग होते हैं उनको सहायता करता, कैसे, आर्थिक सहायता देता है और उनकी ये तकनीकी सहायता देता है, ये इसका काम होता है सीडो का। ठीक,
फुल फॉर्म क्लियर हो गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है औद्योगिक संस्थान लगाने का प्रथम स्टेप कौन सा होता है। कोई भी व्यक्ति अगर औद्योगिक संस्थान लगाना चाहता है, कोई कंपनी डालना चाहता है, ठीक, तो पहला स्टेप कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जगह, ऑप्शन सेकंड मार्केट सर्वे, ऑप्शन थर्ड व्यवसाय के बारे में सोचना, ऑप्शन फोर्थ उत्पादन। तो सबसे पहले अगर तुम कोई कंपनी लगाना चाहते हो, सबसे पहले क्या सोचोगे, उस जगह के बारे में सोचोगे कि मार्केट सर्वे कराओगे कि वहाँ क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, क्या व्यवसाय के बारे में सोचोगे या उत्पादन के बारे में सोचोगे। तो बेटा सबसे पहले हम सोचेंगे व्यवसाय के बारे में कि हमको ये व्यवसाय करना है, कंपनी लगाना है। फिर हम सोचेंगे जगह के बारे में, सर्वे कराएंगे, फिर उत्पादन होगा। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है पूरे देश का क्षेत्र के आर्थिक विकास को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा है, यानी कोई एक देश है, ठीक ना बेटा, उस देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शंस यहाँ दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है KYC, तुरंत जवाब दो KYC का पूरा नाम पता है तो बता दोगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। KYC का पूरा नाम क्या है। अगर तुमने कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया तो मत दो, अगर नहीं दिया तो अब तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताओ KYC का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन सेकंड GDP क्या है, पूरा नाम तुरंत, पूरा नाम कमेंट्स बॉक्स में उत्तर बताइए, अगर नहीं दिया तब। ATM को दे दिया ना दिया हो तुरंत उत्तर दीजिए। GDI इसका होता है डोमेस्टिक यानी सकल इनकम, सकल घरेलू इनकम। ठीक, GDP तो इसका करेक्ट आंसर GDP हो जाएगा। ठीक, यानी किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, GDP का, यानी ग्रॉस। GDP का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, क्वेश्चन वही पूछ लिया, कहता है GDP क्या है, अभी बताएं GDP क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, GDP क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर पे चलते हैं। विदेशी व्यापार द्वारा अर्जित आय, भैया विदेशी नहीं, घरेलू संस्थान द्वारा अर्जित डॉलर्स की संख्या, ये भी नहीं। देश की सीमा के अंदर अर्जित आय, स्थानीय लोगों द्वारा प्राप्त मान, ये नहीं। देश की सीमा के अंदर अर्जित आय को बोलते हैं GDP। एक ये देश है, इस देश की, ये देश की बाउंड्री है, सीमा है। ठीक, इस देश की सीमा के अंदर जितने भी कंपनी का कर्मचारी लगे होंगे उनके द्वारा अर्जित आय को बोलते हैं GDP। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कार्यस्थल पर हुई दुर्घटनाओं, बीमारियों और मौतों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं वाला वर्ग है। कौन सा वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता है। जब कार्यस्थल में कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए या बीमारी फैल जाए या मौत हो जाए तो उससे सर्वाधिक कौन सा वर्ग प्रभावित होता है। ऑप्शन फर्स्ट कर्मचारी, यानी जो उसमें कार्य कर रहे हैं वो भी प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सेकंड कंपनी, यानी कंपनी भी प्रभावित होती है क्या। ऑप्शन थर्ड समाज प्रभावित होता है। ऑप्शन फोर्थ ये सभी। तो बताओ भैया, कहीं कार्यस्थल यानी कहीं फैक्ट्री लगी है, वहाँ कहीं मान ली आग लग गई, ठीक है, बीमारी फैल गई, तो वहाँ कुछ लोगों की मौत हो गई, तो उससे कौन सा वर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा। कर्मचारियों का होगा या कंपनी का होगा या समाज का होगा या सभी का होगा। तो भैया इसका करेक्ट आंसर सभी का हो जाएगा। कर्मचारियों का होगा, कंपनी का होगा, समाज का भी होगा। क्यों, क्योंकि कर्मचारी और कंपनी किस में है, समाज में है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आदमी और उसके कार्य के वातावरण के बीच संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी एक फैक्ट्री लगी है, एक व्यक्ति है, उस कार्य करने जा रहा है, ठीक, कैसे कार्य करेगा, उसके वातावरण कैसा कंपनी का, उसके बीच का जो अध्ययन होगा, इसके बीच का जो अध्ययन होगा, वैज्ञानिक अध्ययन होगा, उसको बोलते हैं एर्गोनॉमिक्स। ठीक, क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि यदि एक व्यक्ति दम घुटने के कारण बेहोश हो जाता है, मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस व्यक्ति का दम घुटने के कारण बेहोश हो जाता है, तो उसे जो प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए वह, यानी उसे कौन, यानी किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए, कब, जब उसका दम घुटकर वो बेहोश हो जाए। ऑप्शन फर्स्ट, उसे गर्म पानी दीजिए। ऑप्शन सेकंड, उसके मुंह पर ठंडा पानी छिड़किए। ऑप्शन थर्ड, उसे अच्छी हवादार जगह पर लेटाएं। ऑप्शन फोर्थ, उसे कृत्रिम
कृत्रिम श्वास दीजिए। तो बताओ भैया क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको करेंगे, सबसे पहले अगर उसका बेहोश हो रहा है दम घुटने के कारण, सबसे पहला हम काम करेंगे उसको अच्छी जगह जहाँ पर हवादार हो वहाँ जगह उसको लिटाना चाहिए। इसलिए कहते हैं जब कोई दम घुट रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, बीमार आदमी के आसपास के जो विंडो दरवाजे खिड़कियों कैसे हो ना खोल देने चाहिए ताकि बाहर से ताज़ी स्वच्छ हवा अंदर आ सके। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम अगर देख रहे हैं फिर भी होश नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम तो उसको कृत्रिम श्वास देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 21 क्वेश्चन क्या था, ई कचरा से अभिप्राय। ई कचरा भैया क्या है ई कचरा, ई कचरा क्या है, ई कचरा वो कचरा है जो इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा निकलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक उत्पाद होते हैं, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, बाजा हो गया, कंप्यूटर होगा, मोबाइल हो गया। ये सब क्या, जैसे मोबाइल तुम लेते हो कुछ साल चलाते हो, 3-4 साल चलाए, ठीक, 3-4 साल चलाए, उसके बाद क्या करते हो उसको फेंक देते हो, कबाड़ी में बेच देते हो। कबाड़ी क्या करता है उसको ले जाकर कहीं एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो ये जो देख रहे हो ना ई वेस्ट, ये देखो ना कंप्यूटर पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा हुआ दिख रहा है ना, ये देखो बैटरी पड़ी हुई, ये सब इस पूरे कचरे को बोलते हैं ई कचरा। ठीक, तो इसको पूछ रहा ई कचरा से अभिप्राय क्या है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है वेस्ट इलेक्ट्रिक उपकरण, यानी बेकार हुए इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं, ठीक, उनका जब कहीं उपयोग नहीं करते तो क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कबाड़ी को बेच देते हैं। कबाड़ी क्या कर देगा, एक जगह इकट्ठा कर लेगा, उससे क्या प्रदूषण बढ़ता है। ई कचरा इसको इसलिए बोलते हैं। ऑप्शन बी कहता है वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, यानी जो बेकार हो चुके इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी ई कचरा, यानी ए सी कहता है ए व बी दोनों, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो बेकार हो जाते हैं उनको मिलाकर कचरा बनता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को बोलते हैं ई कचरा। ठीक, भैया इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर बता दीजिए, तुरंत अंतर बता दीजिए, बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। इसके इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर बताइए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या अंतर होता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में, बताओ, पता है कि नहीं, पता है तो तुरंत जवाब दीजिए। किस में अंतर पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं भैया इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर बताइए तुरंत। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक में क्या बताना, अंतर बताइए। पता है कि नहीं पता है, तुरंत जवाब दीजिए। बहुत कम देखना चाहे तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाकर देख लिया करो कौन जवाब देता है। ठीक, पढ़ने के बाद तुरंत क्या करिए तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में देखिए कौन सा बच्चा कैसा जवाब देता है। इससे तुमको सीखने को मिल जाएगा। हो सकता है तुमको ना पता हो, सामने वाले बच्चे ने अच्छा जवाब दे दिया हो, तो तुमको एक बार तुमको वहाँ रिवीजन करने का टाइम मिले। इसलिए सारे कमेंट बॉक्स में जाइए, सब लोग जाया करिए और कमेंट बॉक्स में जो आंसर दिए होते हैं ना उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, तो उससे तुम्हारा जो आंसर नहीं पता हो याद हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसका कितने लोग कमेंट बॉक्स में कितना देखते हैं, कितने लोग इसका जवाब देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक में कितना अंतर होता है इसका जवाब बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छे पर्यावरण के प्रभाव का परिणाम है, यानी हमारे आसपास का जो पर्यावरण अगर अच्छा है तो उसका क्या प्रभाव होता, क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर। अच्छे स्वास्थ्य की संभावना, यानी हम क्या अच्छे स्वास्थ्य रहेंगे कि नहीं रहेंगे, भैया बिल्कुल रहेंगे। अगर पर्यावरण अच्छा है, जैसे हवा आ रही है ताजी से, पेड़ पौधे लगेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। मानव जीवन की सुरक्षा, हाँ भैया मानव जीवन की भी सुरक्षा होगी। क्यों, क्योंकि गर्मी कम रहेगी, गर्मियों के टाइम ठीक, रोगों से बचाव भी होगा क्योंकि ताज़ी हवा मिलती रहेगी। उपयुक्त सभी नहीं, उपरोक्त सभी सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। कहता है वन हमारे लिए उपयुक्त हैं क्योंकि, वन हमारे लिए उपयोगी हैं। भैया वन हमारे लिए उपयोगी हैं क्यों, क्यों उपयोगी हैं, इसका जवाब भैया तुमको कमेंट बॉक्स में ही देना है। यहाँ ऑप्शंस दिए हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जलवायु को सम करते हैं, वर्षा को आकृष्ट करते हैं, आकृष्ट का मतलब होता है आकर्षण करते हैं, सम करने का मतलब स्थिर बनाए रखते हैं, उपयुक्त सभी। बताओ भैया इसका जवाब कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में। वन हमारे लिए क्यों उपयोगी है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन देख लो ना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, इसका जवाब कहाँ देना। 23 जो क्वेश्चन है भैया इसका जवाब तुम लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कैजन, ये भैया क्वेश्चन पूछा जा चुका कई बार, कैजन पूछा जा चुका है। कैजन का अर्थ, ठीक, ये सब पूछा जा चुका है। कैजन का उद्देश्य
को हटाना, यानी किसको हटाना है? अनुपयोगी वस्तु को हटाना है, उत्पादकता को हटाना, व्यक्तिपरकता को हटाना, लापरवाही को हटाना। तो बताओ भैया कैजन किसको हटा? कैजन का उद्देश्य है अनुपयोगी वस्तु को हटाना। ये देखो कैजन लिखा, कैजन में 6 चीज़ें हैं। इम्प्रूवमेंट यानी सुधार करना, क्वालिटी यानी गुणवत्ता देना, एडवांसमेंट यानी धीरे धीरे अपने व्यवसाय को ऊपर लेकर जाना, और कंटिन्यूअस यानी लगातार, यानी कैसे? लगातार, निरंतरता जिसको बोलते हैं, बनाए रखना, ठीक। सक्सेस यानी सफलता पाना, और इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यों को सुनिश्चित करना, ठीक। कैजन का उद्देश्य क्या है? अनुपयोगी वस्तु को हटाना। और कैजन का अर्थ क्या है? निरंतर सुधार करना। कैजन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है निरंतर 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 सुधार करना। ये क्वेश्चन पूछा गया, कैजन का अर्थ पूछा गया, इसका अर्थ होता है निरंतर सुधार करना। लास्ट क्वेश्चन आज का 25, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि 5S जो पद्धति है ना बेटा, 5S पद्धति, ठीक। पद्धति का उपयोग से लंबे समय का लाभ है, किसकी लाभ है? ऑप्शन फर्स्ट कार्यदक्षता का लाभ है, ऑप्शन सेकंड सुरक्षा का लाभ, ऑप्शन थर्ड लाभ में बढ़ोतरी, ऑप्शन फोर्थ सभी। हाँ भैया 5S का प्रयोग इन सभी के लिए लाभ होता है, सभी में लाभ मिलता है, ठीक। तो चलो यहाँ जूम करते हैं, फिगर को थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं 5S। ये रहा 5S। 5S का जो पहला S होता है वो कहते हैं सॉर्ट, यानी छटाई करना। ये देखो छटाई करना है, जो चीज़ें उपयोगी हैं उनको अलग रख देंगे, जो चीज़ भी अनुपयोगी हैं उनको अलग रख देना। उसके बाद साइन, व्यवस्थित करना, फिर साफ सफाई करना, फिर प्रबंधन करना, मैनेजमेंट, और फिर स्वानुशासन करना, ठीक। तो ये सब कैजन का अर्थ है, ठीक। ये हो गए आज के 25 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए। तो बताइए बेटा तुम्हारे कितने सही हुए, कितने सही हुए, ठीक। और कितने क्वेश्चन में तुम्हारे गलत? कम से कम सब लोगों के 15 क्वेश्चन से ऊपर सही होने चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, ठीक। ये क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, बस किसकी आवश्यकता होती है? समझ की। समझ के हम आंसर जब देंगे तो हमारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और जितने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारा क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा पासिंग होने का, ठीक। तो ये आज के मैंने क्वेश्चन करा दिए, तुम लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए। और क्या करना बेटा, वीडियो को क्या कर देना, लाइक भी करिए। तुम लोग लाइक नहीं करते, देखते हैं 100 लोग 90 लोग 100 लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइक कितने आते हैं? 5 से 10 ही लोग लाइक करते हैं। इसलिए चुपचाप वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो। वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों को, जो भी दोस्त तुम्हारे पढ़ रहे हैं IIT उनको शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में मैंने जो भी पूछा उसका जवाब दे दिया, उसका आंसर भी दे दिया करे। और हमारे चैनल को क्या करना? सब्सक्राइब भी करवाना, ठीक। ऐसे हम डेली आपको पढ़ाते रहेंगे। अब तुम देख लो, समझ लो, अब तुम्हारा हो गया क्या? प्रैक्टिकल हो गया भैया। अब एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 10 से 12 दिन बचे हैं, ठीक। अब ज़्यादा टाइम नहीं, पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ लग जाइए। चलिए खुश रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ चलते हैं समापन की ओर। ओके, धन्यवाद।